वेलकम एवरीवन। लेकिन जब तक मदद नहीं आती तब तक वो खुद तो अकेला लड़ेगा ही लड़ेगा। 17 साल के काफी सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई थी। 17 एक्सपीरियंस को वापस से रिकॉल कर रहा था। इस कर्स एनर्जी का इस्तेमाल वो अब करेगा जो इतने सालों से उसने इकट्ठा कर रखी थी। अब यहाँ पे जो अटैक था वो काफी ज्यादा हैवी अटैक था। कह सकते कि 1 साल की इकट्ठी हुई एनर्जी को उसने माइतो के ऊपर डाला था। माइतो भी कहीं ना कहीं अब लूज पड़ता जा रहा था, हारता जा रहा था कि भाई अटैक तो अच्छा खासा था, हैवी था। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या मेकामारू माइतो को मार पाएगा या उसे जिंदा छोड़ देगा या फिर वो खुद ही बच जाएगा या फिर मेकामारू मारा जाएगा? तो काफी सारी चीजें हैं, सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइतो और गिडो एक जगह खड़े हैं और मेकामारू की उनसे गजब की फाइट स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि मेकामारू उसके रोबोट का नाम था, मेन तो उसका नाम कोकिची था। तो कोकिची कंटिन्यूअसली लगा हुआ था, माइतो को दबा दबा के पीटने के चक्कर में लगा हुआ था क्योंकि उसकी इतनी बड़ी बॉडी थी। साथ ही में अब वो अपने ईयर्स की पावर का इस्तेमाल करता जा रहा था। उसके पास काफी सारी ईयर्स की पावर्स इकट्ठी थी। तो अभी उसने फर्स्ट ईयर की पावर 1 साल की एक साथ में पावर का ब्लास्ट किया था। लेकिन पता चलता जा रहा था कि माइतो के ऊपर किसी भी चीज का असर हो ही नहीं रहा है। कोकिची जितनी भी वार करता जा रहा है सारी की सारी चीजें वेस्ट होती जा रही है। लेकिन कोकिची इतना स्मार्ट था कि अब धीरे धीरे अपनी चीजों को चेंज करने लगा था क्योंकि अब अपने वो पावर्स को चेंज कर रहा था। अब उसने कैनन पावर का इस्तेमाल किया था। माइतो को लगा था कि कोई भी चीजों से टच भी नहीं कर पाएगी, लेकिन इस बार एक चीज आके माइतो को लग जाती है जो कि उसके हाथ पे था। बार बार के अंदर जो माइतो है वो अपनी शेप को ट्रांसफॉर्म कर रहा था इंसान से या फिर कह सकते हैं कि जानवर के अंदर भी अलग अलग तरह की चीजों में बन रहा था और उसे एकदम श्योरिटी थी कि उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे एक कैनन कैप्सूल आके उसे लगता है तो ऑलमोस्ट उसका एक हाथ फट जाता है, बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। सेम टाइम पे कोकिची मौके का फायदा उठाता है, हवा में उड़ता हुआ आता है और दे मिला के पंच मारता है क्योंकि मेकामारू का बॉडी बहुत ज्यादा बड़ा था। तो माइतो दूर जाके काफी ज्यादा जंगल में जाके गिरता है। उसके बाद में अब लग तो रहा था कि भाई माइतो काफी ज्यादा इंजर्ड तो हो गया है और दिख भी रहा था कि माइतो का एक हाथ गया है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया। सोल को जो डायमेंशन क्रिएट करता है तो वो ज्यादा पावरफुल रहता है। हालांकि इसमें पावर्स की इस्तेमाल ज्यादा हो गया था, फिर भी कोकिची लगा हुआ था, वहीं पे डटा हुआ था, खुद की पावर्स को कैलकुलेट कर रहा था कि अब उसके पास में क्या क्या बचा है। और माइतो इस चीज को मतलब रोक के बैठा था कि जैसे उसे टाइम मिलेगा तो वो खुद के डायमेंशन को स्टार्ट कर देगा। लेकिन कोकिची यहाँ पे खुद के बारे में बात करने लगता है कि कैसे उसके टाइम में या बहुत पुराने टाइम के अंदर इनको कर्स एनर्जी से लड़ना सिखाया गया था और इनके पास में ऐसी पावर थी कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी डायमेंशन में अटक जाए तो उसे कैसे बाहर अटैक कर सकता था। सेम टाइम पे ऐसा लगता है कि जैसे कोकिची ने अटैक किया तो माइतो बहुत इस्तेमाल करेगा और गेटो को भी खत्म करेगा क्योंकि अब उसे बाकी सबके पास जाना था, बाकी सबसे मिलना था। हमें यहाँ पे बार बार में मीवा का भी सीन दिखाया जाता है कि जैसे मीवा से उसे मिलना है, लेकिन माइतो ने ये सब कुछ एक ढोंग रचा था कि जैसे उसका डायमेंशन अटैक करने वाला था। कोकिची के पास जितनी भी पावर्स थी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। अब वो अकेला ही जाके अपने हाथ में वेपन लेके माइतो को मारने वाला था। लेकिन शायद माइतो ऑब्वियसली बात ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही निकलेगा क्योंकि जब तक माइतो पूरा खत्म हो गया था कोकिची की पावर से तो भी उसने खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रखा था, एकदम कीड़ा बन चुका था, फिर भी लगा हुआ था, मतलब अभी भी खत्म नहीं हुआ था। पता नहीं माइतो कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझ के ही पा रहे ये चीज। हम देखते हैं एक सीन तब इन लोगों में दोस्तियां बढ़ गई थी। इवन जब मेकामारू की बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी तो वो उसे एक बॉल फेंक को ये दिखाने की कि मैं कमजोर पड़ गया हूँ और मैं मर गया हूँ, लेकिन असल के अंदर ये बस उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। और मुझे अच्छी तरीके से कि अगर इसका इस्तेमाल आगे जाके किया जाएगा तो सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा। जिसके बाद में हैलोवीन का ही दिन दिखाया जाता है, शिबुया का दिन दिखाया जाता है, स्ट्रीट दिखाई जाती है, सारे लोगों ने हैलोवीन के कॉस्ट्यूम पहन रखे थे। तभी यहाँ पे एक वैक्यूम तरीके की चीजें स्टार्ट होती है। लोग जैसे उसके अंदर खींचे चले जा रहे थे, कोई भी यहाँ पे रहा नहीं था, बिल्कुल वैक्यूम हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, एक अलग ही डायमेंशन के अंदर पहुंच जाते हैं। बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली हो जाती है और एक लोगों के बीच में स्ट्रेस आ जाता है। अब तक सॉर्सरर और उनके काफी सारे मेंबर्स आ जाते हैं जो कि अभी यही बात कर रहे हैं कि ये डायमेंशन एक अंदर का डायमेंशन है, नॉर्मल इंसान यहाँ से आ जा नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी सॉर्सरर्स हैं वो आ जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अंदर जाने के बाद में कोई भी चीज काम नहीं करेगी, नेटवर्क वगैरह। तो अगर जो भी अंदर जाएगा तो वो थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। असल के अंदर ये सब कुछ सातोरू गोजो को बुलाने के लिए ही किया गया था कि गोजो यहाँ पे आएगा, वो मिलेगा या फिर वो किसी से फाइट करेगा, क्योंकि इतने बड़े डायमेंशन को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि कोई तो है जो कि गोजो को मारना चाहता है। वो हमको भी पता है कि कौन मारना चाहता है, लेकिन ये गोजो को बुलाने की एक प्लानिंग थी। अब यहाँ पे जो ये मैनेजर था वो अपने साथ में एक बंदे को लेकर आया था, साथ ही में यहाँ पे मैगुमी भी था जो कि इस लड़के से ज्ञान ले रहा था। ये लड़का बहुत ऊंची दे रहा था, लेकिन ये मैनेजर मना कर देता है कि भाई मैगुमी को पहले से सारी चीजें पता है, तुम अपने बारे में मत बताओ। तब एक लड़की आती है, उसके साथ में और भी मेंबर्स आते जाते हैं और वो लड़की यहाँ के डायमेंशन को खत्म कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली बात है गोजो का लेवल ही अलग है, वो यहाँ पे आएगा तो चीजें थोड़ी अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन इस आदमी को लग रहा था कि ये भी चीजें सॉर्ट आउट कर सकता है। साथ ही में हमें यहाँ पे पांडा और एक और आदमी दिखाया जाता है, इनका भी कन्वर्सेशन यही चल रहा था। अब असल के अंदर इन सबको रेलवे स्टेशन के अलग अलग हिस्सों के अंदर खड़ा कर दिया गया था कि अगर बाय चांस इस जगह से निकल के कोई भी आता है तो उसे सही टाइम पे मारना है, क्योंकि वैसे तो गोजो अंदर सारे के सारे कर्स स्पिरिट को मार देगा। बाय चांस अगर कोई कर्स स्पिरिट निकल के बाहर आती है तो ये लोग उसे मारने के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। अंदर जाना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। यह आदमी ऑलरेडी अंदर जाकर आया था और वहाँ का माहौल बताता है कि वहाँ लोग ठीक है, कोई भी कर्स स्पिरिट
हंगामा नहीं कर रही है, लोगों को अंदर नहीं जाना है। अगर कोई कर्स स्पिरिट बाहर आती है तो हमें उसे मारने के लिए यहाँ पे खड़ा किया गया, यानी कि रेलवे स्टेशन के हर एक हिस्से के अंदर, शिबुया के एक हिस्से के अंदर लोगों को खड़ा कर दिया गया था, जितने भी अच्छे सॉर्सरर थे। इसी के साथ हम यहाँ पे लोगों का सीन देखते हैं जिनके फोन के अंदर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, लोग डरे हुए थे। साथ ही में कुछ लोग गोजो सातोरू को जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे, और इनमें से बस लोगों को बाहर ही निकलना था। तो एक लड़का बहुत ज्यादा पागलों की जैसे कह रहा था कि भाई तुम कोई तो अपना दिमाग चलाओ, कोई तो दिमाग चलाओ, यहाँ से निकलने का कोई तो ऑप्शन होगा। बट ऑब्वियसली बात है किसको क्या ही समझ में आएगा। एक वॉल बनी हुई थी, डायमेंशन है, कौन ही तोड़ सकता है उस डायमेंशन को। इतनी देर में सातोरू गोजो निकल के आ जाता है, डायमेंशन के अंदर एंटर कर जाता है और उसके बाद में चीजें देखने लगता है। तो इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत में हमें पता चलता है, जैसा कि हम देख ही रहे थे कि शिबुया स्टेशन के अंदर काफी ज्यादा भीड़ लग चुकी थी। काफी सारे लोगों को एक कवच के अंदर बंद कर दिया गया था। अब उस कवच के अंदर ऑब्वियसली बात है कि इंसान है बट वो बाहर नहीं जा सकते हैं, और जो नॉर्मल सॉर्सरर वगैरह है वो आ जा सकते हैं, लेकिन जिसका इंतजार है वो सिर्फ और सिर्फ गोजो सातोरू है, जो कि अभी यहाँ पे एंटर कर चुका है। गोजो आते ही देखता है कि काफी सारे लोग हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि छोटी सी जगह है, काफी सारे लोग अटके हुए हैं, इनके साथ में कुछ भी हो सकता है। और पता चलता है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन वो जिसके अंदर इवन इंसान भी नहीं जा सकते, जो कि सिर्फ और सिर्फ गोजो के लिए क्रिएट किया गया है। जिसके बाद में सीन यहाँ यूजी और मे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मे के साथ में उसका भाई भी था जिसका नाम उई था। ये आपस में बातचीत कर रहे थे क्योंकि यूजी को ये चीज सही नहीं लग रही थी कि अकेले गोजो सातोरू को अंदर क्यों भेज दिया गया है। अंदर न जाने कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो अंदर अकेले कैसे फाइट करेंगे। हम लोगों को भी कोई ना कोई काम देने ही चाहिए थे, क्या हमें उनकी मदद के लिए नहीं जाना चाहिए। बाकी जितने भी सॉर्सरर थे वो बस बैकअप के लिए रखे हुए थे। अब मे को पता था कि गोजो सच में कितना ज्यादा पावरफुल है। उसे तो वैसे बैकअप की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी ऑब्वियसली बात है सॉर्सरर है तो जरूरी तो है उनका यहाँ पे रहना। अब यहाँ पे मे बताने लगती है कि जैसे यहाँ पे जो स्टेशन है वहाँ पे एक और कवच बनाया गया है, एक और डोमेन डायमेंशन वगैरह बनाया गया है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके की लेवल है। उसके ऊपर एक और स्टेशन है श्रीजीशाइन का, तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ है और हम लोगों को भी वहीं पे बुलाया गया है। जिसके बाद में हम गोजो को देखते हैं। गोजो अब उसी जगह पे जहाँ पे उसे मेन जगह पे पहुंचना चाहिए था वहाँ पे पहुंच चुका था। उसके सामने जोगो, हानामी और जूजो तीनों ही खड़े थे। जूजो एक बार बहुत बुरी तरीके से पिटा था फर्स्ट सीजन के अंदर, हम लोगों ने देखा था, लेकिन अभी भी टूटा फूटा वो आ चुका था और कहीं ना कहीं गोजो को मजा आ रहा था कि अच्छा तुम तीनों मेरा वेलकम करने के लिए खड़े हो। जिसके बाद में सीनिया वापस से मे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि यूजी के साथ में इसी श्रीजीशाइन मेट्रो स्टेशन के यहाँ पे पहुंच चुके थे और अब सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा मैप वगैरह बना हुआ था, होम स्टेशन लिखा हुआ था। ये जो साइन है गाइस जापानीज में से होम पढ़ते हैं, होम का मतलब होता है होम स्टेशन। और वहाँ पे अब अलग अलग तरीके के लेवल्स को बना दिया गया था कि आखिर कहाँ पर क्या चीज है। अब बाहर वाले लोग सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें हैं और कितनी कितनी चीजों के अंदर कितने कर्स एनर्जीज है और किस कवच के अंदर ये लोग एंटर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो इन लोगों को अभी सबसे पहले तो जाना पड़ेगा, उसके बाद में गोजो को ढूंढना पड़ेगा कि वो फर्स्ट कवच के अंदर है या फिर दूसरे डायमेंशन के अंदर है। साथ ही में ये चीज भी इन्फॉर्म कर दी जाती है कि प्रॉब्लम बस एक ही चीज की आ रही है कि कुछ इंसानों को जो कि बिल्कुल मासूम इंसान है उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, उन्हें कर्स एनर्जीज के अंदर बदल दिया गया है। अब ये चीज तो यूजी की हमेशा से एक वीक पॉइंट कह सकते हैं बना हुआ है कि उसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि नॉर्मल इंसानों को जब कोई कर्स एनर्जी के अंदर बदल देता है जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं होती है, जो कि आगे जाने के बाद में मर जाते हैं। असल के अंदर ये क्रो मे के थे जो कि उसकी कर्स एनर्जीज थी, उसने बस आगे की चीजें पता लगाने के लिए भेजा था। मे यहाँ पे यूजी को कंडीशन पहले चेक करती है, उसके बाद में उसे ऑप्शंस देती है कि तुम खुद बताओ क्या तुम उन लोगों को मारना चाहोगे जो कि कर्स एनर्जीज के अंदर बदल चुके हैं, जो कि इंसान थे, या फिर कोई बहुत ही बड़े वाले मॉन्स्टर को मारना चाहोगे। ऑब्वियसली बात है कि तुम किसी भी मासूम इंसान को नहीं मारोगे, जैसा कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तो तुम किसी मॉन्स्टर को ही मारना प्रेफर करोगे, है ना। वो एक मैप दिखाती है जिसके अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि लेवल्स बने हुए हैं। तो B5 लेवल पे नॉर्मल इंसानों को रखा गया है क्योंकि B5 के आगे पीछे काफी ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है। जो क्रोज ने भेजे थे वो B5 के लिए ही भेजे थे, लेकिन वो क्रो मारे गए हैं। ऊपर से लेके नीचे तक ऑलमोस्ट सारे के सारे इंसानों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया है। अब ये दोनों प्लान कर चुके थे कि B1 से B2 के बीच में भी काफी सारी कर्स एनर्जीज है जिन्हें की क्रोज ने मार दिया था, तो इन्हें अब ध्यान रखना पड़ेगा, अलग अलग रास्तों से जाना पड़ेगा ताकि अलग अलग रास्तों पे रहने वाले कर्स एनर्जीज को ये लोग मार के आगे बढ़ सके और एक ही जगह पे पहुंच सके। अब जैसे कि यूजी इंसानों को नहीं मार सकता तो मैं उसके लिए ट्रांसफॉर्म इंसानों को मारने के लिए जाती है और यूजी बड़े वाले कर्स स्प्लिट को मारने के लिए जाता है। नीचे जाता है तो उसे मिलता है एक ग्रास हॉपर जो कि ऑलरेडी एक इंसान का सर्वर खा के बैठा था, बड़ा गजब का लग रहा था। ऊपर से जैसे कि हमें पता है कि जो अच्छे वाले कर्स एनर्जीज होती है, कर्स स्प्लिट होती है, वो बात कर सकती है, सोच समझ सकती है। तो यहाँ पे जो ग्रास हॉपर था वो बातें कर रहा था, हालांकि बड़ी बेवकूफ वाली बातें कर रहा था, तो लेकिन दिमाग तो था ही उसमें। खैर यूजी माहितो के लिए पूछता है कि माहितो किधर है। काफी सोचने समझने के बाद में ये बताता है कि माहितो तो नीचे मिलेगा, लेकिन उससे पहले तो ये कर्स स्प्लिट बैठी है लड़ने के लिए। यूजी की आंखें तेज थी, उसने फटाफट से देख लिया था कि वहाँ पे एक कर्स ऑब्जेक्ट है, एक कील लगी हुई है, इसी चक्कर में शायद ये डायमेंशन बना हुआ है और इसी चीज की सिक्योरिटी ये ग्रास हॉपर कर रहा है। अब यहाँ पे वो खुद के बारे में बताने लगता है